मैं आपको 10th क्लास बोर्ड के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम मॉडल से रिलेटेड जो रूल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे जिनमें मॉडलों में जो अंतर करना होता है वो सिखाया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो मॉडल्स की यूजेस आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है तो आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन जो उनमें डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आए कि जैसे अगर एक मॉडल में मान लीजिए आपका रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के लिए बहुत सारे मॉडल इस्तेमाल होता है, तो उनमें क्या क्या अंतर है, इसमें किस किस सिचुएशन में कौन से मॉडल का इस्तेमाल होगा रिक्वेस्ट के लिए, तो वो सारे डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही हम अच्छे से कर पाएंगे। तो वो एकदम लास्ट वाला जो वीडियो होगा मॉडल का, उसमें डिफ्रेंशिएट सिखा दिया जाएगा। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। मॉडल का इस्तेमाल हम मूड को दिखाने के लिए करते हैं, है ना। और मॉडल की किस तरीके से क्या क्या यूज है वो सारे यूजेज हमें लर्न कर लेने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ मॉडलों में डिफ्रेंशिएशन यानी करके पहचान करना सीखेंगे, तो मॉडल के एक भी क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन। ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब को टेंसेस, वॉइसेस और मूड के रूप में उनके पहले आकर व्यक्त करती है। ऑक्सिलरीज दो प्रकार की होती है। देखिए, ये जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब से पहले टेंसेस, वॉइसेस तथा मूड के रूप में उनके पहले आकर व्यक्त करती है। ठीक है ना, वही आपका मॉडल वर्ब होता है। और ऑक्सिलरीज दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, इसमें देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज में वी, डू, हैव प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है। बी का फॉर्म आपको पता होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वी का फॉर्म है। डू का फॉर्म डू, डज, डिड है। और हैव का फॉर्म है हैज़, हैव, हैड। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं वी का फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर। डू का फॉर्म है डू, डज, डिड। और हैव का फॉर्म है हैज़, हैव, हैड। तो ये तो सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म ये आते हैं। इसका यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, जैसे ही डज हिज वर्क, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे डज क्या है, मेन वर्ब है ना। शी इज़ ब्यूटीफुल, इज क्या है यहाँ पे, इज भी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैज़ क्या है यहाँ पे हैज़ भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, ही हैज़ अ कार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज, सेकंड वाला है। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ लिया आपने, और एक है मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें मॉडल में कौन कौन है, कैन है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। सेकंड है मे का पास्ट फॉर्म माइट। थर्ड है शेल, शेल का पास्ट फॉर्म शुड। फोर्थ है विल का पास्ट फॉर्म वुड। मस्ट, ought to, used to, need, dare। तो ये आपके मॉडल वर्ब्स है। इनको मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, और इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्टेन मूड और कंसेप्शन ऑफ माइंड यानी मनोदशा या मनोभाव को व्यक्त करती है। सेंटेंस में इनका स्थान हेल्पिंग वर्ब वाला ही होता है, यानी आप मॉडल वर्ब रखोगे उसके बाद आप मेन वर्ब रखोगे, तो मॉडल वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज आगे दे रखा है। मॉडल हमें एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के योग्य बनाती है। इंग्लिश में इन डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल का यूज किया जाता है। एबिलिटी यानी योग्यता, है ना। ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, नेसेसिटी यानी आवश्यक। तो इन सब के लिए इंग्लिश में किसका इस्तेमाल किया जाता है,
मॉडल का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मॉडल्स का। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडल है हमारा विल या शेल। फर्स्ट मॉडल में हम विल या शेल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें आपको दे रखा है, तो इसमें दे रखा है विल एंड शेल। मॉडल के रूप में विल और शेल के यूज को कलर्ड फ्यूचर कहते हैं, क्योंकि इसमें विल या शेल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में से थोड़ा उल्टा होता है, अर्थात आई वी के साथ विल। देखो टेंस में तो आई और वी के साथ क्या लगता था, है ना, जब फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करते तो शेल लगता था ना, लेकिन मॉडल में इसका उल्टा होगा। आई वी के साथ मॉडल में क्या लगेगा? शेल लगेगा। क्या लगेगा? शेल लगेगा। ठीक है, और है ना, और बाकी सभी के साथ विल लगेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा यूज अग्रलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे आपको दे रखा है, अगर प्रोमिस यानी वादा, इंटेंशन यानी इरादा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय या संकल्प, कंपल्सन यानी अनिवार्यता। तो इसमें देखिए प्रोमिस, तो देखिए इसका उल्टा यूज होता है, वह अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शेल लगाया जाता है। मतलब मॉडल वर्ब में हम क्या लगाते हैं? मॉडल वर्ब में हम आई और वी आए ना नॉर्मली जिसमें, तो इसके साथ हम मॉडल वर्ब में आई और वी के साथ बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिल। और है ना, इसके अलावा उसमें बाकी सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? बाकी सभी के साथ जैसे ही है, शी है, ही शी है, इट है, इन सब के साथ क्या लगाएंगे? तो इन सब के साथ हम है ना शेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शेल लगाएंगे। ऐसा उल्टा नियम चलता है मॉडल्स में। ठीक है, अब देखिए अगर आपका सेंटेंस में प्रॉमिस दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रॉमिस, तो आपको आई के साथ बिल लगाना पड़ेगा। आई विल हेल्प यू, यानी वादा किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यू शेल गेट अ रिवॉर्ड, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे यू आपका है ना सेकंड पर्सन दे रखा है ना, तो बिल की जगह प्रॉमिस करने के लिए यू के साथ शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो प्रॉमिस वाला नियम आई थिंक आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है? प्रॉमिस का। किसका सेंस दे रहा है? प्रोमिस का सेंस दे रहा है। ठीक है ना, तो हम आई और वी के साथ, जो फर्स्ट पर्सन है ना आई और वी, इसके साथ प्रोमिस का सेंस आने पे विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में, जैसे नेम आ गया, ही आ गया, जैसे नेम आ गया, ही आया, शी आया, इट आया, और कोई सा भी आया अलग वाला, है ना, तो उसके साथ हम प्रॉमिस के लिए शेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शेल। क्या लगाएंगे? शेल। जैसे इसमें दे रखा है, आप देखिए ये यू, तो यू सेकंड पर्सन है तो क्या लगेगा? शेल लगेगा प्रॉमिस के लिए। यू शेल गेट अ रिवॉर्ड, तुमको एक इनाम मिलेगा। तो ये क्या है? ये वादा किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला इंटेंशन। अगर आपके सेंटेंस में कोई इरादा दिखाया जा रहा है, जैसे इट इज़ हॉलीडे, आई विल गो टू सिनेमा, तो आज छुट्टी है और मैं सिनेमा जाऊंगा। तो ये क्या है? उसका इरादा है कि छुट्टी है इसलिए वो सिनेमा देखने जाएगा। इरादा कर लिया उसने इंटेंशन बना लिया। तो मैंने बोला ना, जब इंटेंशन आए तो आई और वी के साथ आप क्या लगाएंगे? आई और वी के साथ आप विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल। जब भी तो यहाँ पे आई विल गो टू सिनेमा, आई के साथ विल लगा। ठीक है, यहाँ पे मॉडल का यूज हुआ है विल का। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है आई विल बाय अ न्यू बैग, सॉरी हाँ, तो इसमें भी उसने इरादा कर लिया कि वो एक नया बैग खरीदेगा, तो आई के साथ विल आया। अब आता है डिटर्मिनेशन। क्या आता है? डिटर्मिनेशन। यहाँ पे दे रखा है ना डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। अगर आपका सेंटेंस का भाव दृढ़ निश्चय वाला आ रहा है तो उसके आई और वी के साथ उस वक्त भी आपको विल लगाना पड़ेगा। जैसे वी विल सेक्रीफाइस आवर सेल्व्स टू सेव आवर फ्रीडम, यानी हम सेक्रीफाइस कर देंगे अपने आप को हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? दृढ़ निश्चय कर लिया। और यहाँ पे वी आया है ना सब्जेक्ट, इसलिए हमने विल लगाया। वी आई और वी के साथ विल लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है आपका सेकंड सेंटेंस,
क्या दे रखा है सेकंड सेंटेंस आपको दृढ़ निश्चय में से, ही शेल हेल्प द पुअर। तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो मदद करेगा पुअर का। तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, आपका सब्जेक्ट शी हो, या आपका सब्जेक्ट इट हो, या आपका सब्जेक्ट यू हो, और उसमें अगर दृढ़ निश्चय का भाव दे रहा है यानी डिटर्मिनेशन का भाव दे रहा है, तो आपको इन सब के साथ शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कंपल्सन की तरफ। कंपल्सन देखिए इसमें यानी अनिवार्यता। अगर आपके सेंटेंस में कंपल्सन दे रखा है, जैसे टुमारो आई शेल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, तो अनिवार्यता को दिखाने के लिए आई के साथ आपको शेल लगाना पड़ेगा, है ना। आई और वी के साथ अनिवार्यता यानी कंपल्सन। क्या दे रखा है आपको? कंपल्शन। क्या दे रखा है आपको? कंपल्शन। तो उस वक्त आपको आई और वी के साथ, अगर कंपल्शन वाला सेंटेंस आ रहा है तो आई और वी के साथ आपको शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शेल। क्या लगाना पड़ेगा? शेल। अगर कंपल्शन का फीलिंग आ रहा है आपके सेंटेंस में और सब्जेक्ट आई और वी में से है तो शेल लगेगा, है ना। और अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें कंपल्सन की फीलिंग तो आ रही है, लेकिन आपका सब्जेक्ट यू है, या आपका सब्जेक्ट ही शी यानी थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, इट है, तो आपको है ना उस वक्त कंपल्सन की भाव के लिए यू क्या लगाना पड़ेगा? उस वक्त आपको विल लगाना पड़ेगा। जैसे यू आया और कंपल्सन की भाव आ रहा है, जैसे ही आया और कंपल्सन की भाव आ रहा है, जैसे शी आया और कंपल्सन की भाव आ रहा है ना सेंटेंस से, तो आपको इन लोगों के साथ बिल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बिल। समझ में आया होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। टुमारो आई शेल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, मतलब तो यहाँ पे मतलब मुझे कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसलिए कंपल्शन है ना, लेना ही पड़ेगा। तो अनिवार्यता के लिए हम आई के साथ क्या लगाएंगे? शेल। आई और वी के साथ अनिवार्यता के लिए शेल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आया है एवरी स्टूडेंट शेल अटेंड इट, तो एवरी स्टूडेंट आया है ना, तो उनके साथ भी शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? शेल। एवरी स्टूडेंट शेल अटेंड इट। तो आपको समझ में आ गया है कि कंपल्सन के लिए क्या लगाया जाता है? शेल लगाया जाता है। कंपल्सन के लिए क्या लगाया जाता है? शेल लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए श्योरिटी या सर्टेनिटी यानी निश्चितता को दिखाने के लिए थर्ड पर्सन के साथ तो शेल और फर्स्ट पर्सन के साथ बिल, यानी आपको क्या दिखाना है? श्योरिटी दिखाना है। अगर सेंटेंस में श्योरिटी दिखाना है, या अगर सेंटेंस में सर्टेनिटी दिखाना है, क्या दिखाना है? सर्टेनिटी। क्या दिखाना है? सर्टेनिटी। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको उस वक्त आई और वी के साथ सर्टेनिटी ये दिखाने के लिए आई और वी के साथ आपको विल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? विल। ठीक है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उन सबके साथ सर्टेनिटी दिखाने के लिए शेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आई विल रिटर्न योर बुक, तो यहाँ पे ये निश्चित कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बुक वापस कर दूंगा, तो यहाँ पे आई के साथ आपने बिल लगाया। यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पे मतलब उसके ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, ही शैल कम, वो आएगा, तो ये श्योरिटी है ना। तो ही, शी, इट थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन हो तो श्योरिटी के लिए आपको शेल लगाना पड़ता है। तो ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है इसलिए शेल लगाया, और आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है इसलिए श्योरिटी के लिए बिल लगाया था। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट दे रखा है थ्रेट यानी धमकी, यानी धमकी देने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? मतलब धमकी किस में दिया जाता है? धमकी देने के लिए हमें शेल लगाना पड़ता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। जैसे यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम योर स्कूल, यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर योर मिसबिहेवियर, फॉर योर। तो इसमें देखिए आपने क्या देखा? आपने थ्रेड के लिए शेल का इस्तेमाल किया गया है। थ्रेड तो इसमें दे रखा है थ्रेड के लिए यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर योर मिसबिहेवियर, कीप क्वाइट अदरवाइज यू शैल बी पनिश्ड, चुप रहो नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। तो यू के साथ यहाँ पे क्या आया? शेल आया। क्या आया? शेल आया। तो ये हमने कौन से सेंटेंस देखे? ये हमने वार्निंग वाला सेंटेंस देखा, थ्रेट वाला सेंटेंस देखा, है ना। वार्निंग देने के लिए भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शेल लगता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि चाहे थ्रेट आए, थ्रेट यानी धमकी देना,
चाहे वार्निंग आए, क्या आए, वार्निंग, वार्निंग यानी भी धमकी देना, चेतावनी देना। तो और हमारा सब्जेक्ट क्या हो, यू हो, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, यू, यानी कि सेकंड पर्सन हो, या हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही या शी या इट, मतलब नाम हो किसी का जैसे सोनू, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा धमकी देने के लिए, शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स के साथ, शेल। क्या लगाना पड़ेगा इन सब्जेक्ट के साथ, शेल। अब देखिए स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए, स्वीकृति है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शेल से स्टार्ट किया जाता है। जैसे शेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खोल सकता हूँ इस विंडो को, तो यहाँ पे शेल से स्टार्ट किया जाएगा। अगला देखिए स्वीकृति वाला एक और सेंटेंस, शेल वी प्लग द फ्लावर्स, क्या हम फ्लावर्स को तोड़ सकते हैं। तो ये हमने विल और शेल का इस्तेमाल देखा आजकल ट्रेंडिंग में इन टॉपिक में से, मतलब विल और शेल में से मॉडल्स ज़्यादातर दिए जाते हैं। तो जितने भी बर्ड्स मैंने इधर आपको बताए हैं, जितने भी बर्ड्स मैंने बताए हैं ना, ये 6 बर्ड्स, इन सारे वर्ड्स को आपको याद कर लेने हैं और इसका इस्तेमाल भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।